morning students, we are meeting once again and we will discuss once again the same topic, okay, but with new details, right? So as far as last class is concerned, just recall what we discussed in particular. हमने लास्ट क्लास में पर्टिकुलरली क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ऑल अबाउट बायोमेम्ब्रेन और ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन, राइट? अब सेल मेम्ब्रेन और बायोमेम्ब्रेन, इसमें फर्क क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन ये बायोमेम्ब्रेन का एक टाइप है, या हम ये कहें कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी मेम्ब्रेन्स पाई जाती है और सभी सेल्स में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की मेम्ब्रेन्स को हम कलेक्टिवली बायोमेम्ब्रेन्स कहते हैं, राइट? तो फिर हमने बायोमेम्ब्रेन्स में क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा बायोमेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, राइट? कि भाई बायोमेम्ब्रेन्स या सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? तो लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कुछ क्वांटिटी या कुछ अमाउंट में, राइट? फिर हमने बाकी डिटेल्स पढ़ी, जैसे कि लिपिड्स कौन से टाइप के होते हैं? लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स टाइप के होते हैं प्राइमरीली, राइट? और प्रोटीन्स कौन से टाइप के होते हैं? फिर प्रोटीन्स कौन से टाइप के होते हैं ये बोलने से पहले हमको ये सोचना होगा कि हम कौन से बेसिस पे बोले कि प्रोटीन्स कौन से टाइप के हैं। जैसे हमने अगर लोकेशन ऑफ प्रोटीन्स को एज अ बेसिस कंसीडर किया तो हम कहते हैं कि भाई प्रोटीन्स तीन टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक मतलब एम्बेडेड वाले प्रोटीन्स, और थ्रू आउट द मेम्ब्रेन रन करने वाले मतलब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, राइट? ये तीन जो प्रोटीन के प्रकार है, ट्रांसमेम्ब्रेन है, एक्सट्रिंसिक है और इंट्रिंसिक है, ये किस बेसिस पे है? तो प्रोटीन्स विद इन द लिपिड बाइलेयर कहाँ प्रेजेंट है? सरफेस पे है, एम्बेडेड है, या थ्रू आउट द मेम्ब्रेन आउटसाइड टू इनसाइड रन करते हैं, राइट? ट्रांसमेम्ब्रेन, एम्बेडेड वाले इंट्रिंसिक और सरफेस वाले एक्सट्रिंसिक। हमने एक और एडिशनल बात बोली थी प्रोटीन्स के लिए कि प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स, मींस प्रोटीन्स कैन मूव लैटरली थ्रू द लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स कैन मूव थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर और चेंज देयर पोजीशन, राइट? फिर हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन जो होती है बायोमेम्ब्रेन, उसमें जैसे ट्रांसपोर्ट अगर हो, क्योंकि मेम्ब्रेन्स का मेन फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन है चीजों के या मटेरियल्स के या हम कहें सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट के मूवमेंट को कंट्रोल करना या मूवमेंट को रेगुलेट करना, राइट? तो फिर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में पर्टिकुलरली कि कितने डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स काम करते हैं जब भी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस सम बायोमेम्ब्रेन। जस्ट रिकॉल, देखो हमने क्या बोला था इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कि भाई ट्रांसपोर्ट कौन से टाइप के होते हैं? तो मेनली तीन टाइप के, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना? बायोमेम्ब्रेन्स की इन्वॉल्वमेंट की मदद से या बायोमेम्ब्रेन्स के थ्रू चीजों का होने वाला ट्रांसपोर्ट तीन बेसिक मैकेनिज्म से होता है, दैट इज पैसिव, एक्टिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव का फंडा क्या है? तो पैसिव उस ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है जो विदाउट यूज ऑफ एनर्जी होता है और जो हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन होता है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? तो जब किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन या किसी बायोमेम्ब्रेन के थ्रू होता है और वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया के तरफ से हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया के तरफ होता है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और जब कोई चीज एक साथ कई सारी क्वांटिटी में बायोमेम्ब्रेन्स के थ्रू मूव होती है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, लेकिन बल्क में मूव होती है, जिसमें मेम्ब्रेन के अंदर उन मटेरियल्स को एनगल्फ करके उन्हें
ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है तो उसे बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसके दो प्रकार हमने कहे थे, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, राइट। एक्सो मतलब अंदर से बाहर की तरफ होने वाली मूवमेंट और एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ होने वाली मूवमेंट, लेकिन बल्क में होती है तो बल्क ट्रांसपोर्ट, राइट। थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को रिकॉल करो कि एटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा यूज होगा जब भी ट्रांसपोर्ट एक्टिव टाइप का होगा, और उसके लिए जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हेल्प करते हैं उन्हें हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। फंक्शन के बेसिस पे देखो, लोकेशन के बेसिस पे हुआ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, फंक्शन के बेसिस पे हुआ कैरियर प्रोटीन, जबकि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी एज अ एनर्जी सोर्स चीजों को पैसिवली मूव कराते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए हमने टर्म यूज की थी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप जिन प्रोटीन्स के थ्रू या जिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू होता है या करवाया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है, उन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम लोकेशन के बेसिस पे ट्रांसमेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन फंक्शन के बेसिस पे हम उन्हें या तो परमिएजेस कहते हैं या फिर उन्हें हम चैनल प्रोटीन्स कहते हैं, राइट। जैसे हमने एक नाम भी लिखा था फॉर एन एग्जांपल कि भाई अगर कोई चैनल प्रोटीन, अगर कोई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वाटर की मूवमेंट के लिए चैनल का काम कर रहा हो, ठीक है ना, वाटर की मूवमेंट के लिए चैनल का काम कर रहा हो, तो वाटर की मूवमेंट के लिए एज अ चैनल काम करने वाले ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को फंक्शनली हम क्या कहेंगे, वाटर चैनल, या फिर स्पेसिफिकली इन्हें कहते हैं एक्वापोरिन्स। ओके, तो एक्वापोरिन्स मतलब क्या हुए, तो एक्वापोरिन्स आर नथिंग बट those transmembrane proteins or those protein channels or channel proteins which work for passive movement or movement of water molecules from area of their higher concentration to area of their lower concentration but without involvement of energy. So energy इस्तेमाल ना होने की वजह से इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कहेंगे, इसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। लेकिन क्या ये वाटर मॉलिक्यूल लिपिड बायलेयर के थ्रू मूव हो रहा है? नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि लिपिड बायलेयर का सेंट्रल पोर्शन हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट है। तो ऐसे समय पे ये प्रोटीन जो ट्रांसमेम्ब्रेन टाइप का है वो वाटर की मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, लेकिन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी और विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। तो एक एग्जांपल किसका हुआ, डिफ्यूजन का, लेकिन सिंपल नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। तो इस तरह से हमने सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये दो प्रकार पढ़े थे पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है ये समझा था, और बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है ये भी समझा था विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डिटेल्ड डायग्राम। ये हुई आखिरी लास्ट क्लास तक की डिस्कशन की बात। अब हम मेन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं इसको हमेशा दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रखना है हमें। हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल इन जनरल, राइट। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट अलग अलग कंपोनेंट्स को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, और दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स या दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हम पूरी रिक्वायर्ड डिटेल्स के साथ डिस्क्राइब कर चुके हैं अभी तक। सेल वॉल, याद करो सेल वॉल, और रिसेंटली डन इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पाइपलाइन में है वो है, डिस्कशन में है, वो है साइटोप्लाज्म। याद करो साइटोप्लाज्म, इस चीज को हमने प्रोकैरियोटिक सेल के लिए भी डिस्क्राइब किया था, राइट। तो साइटोप्लाज्म का मतलब चेंज नहीं होता, जो
मीनिंग या जो मतलब साइटोप्लाज्म का प्रोकैरियोटिक सेल के लिए था, वही मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जैसा ही मीनिंग यहाँ पे भी यूकैरियोटिक सेल के लिए भी होगा एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न। क्या कहेंगे हम? तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन इफ यू हैव। ओके, इट इज अ सेमी फ्लूइड। Okay, semi-fluid because it is not completely liquid-like, but it is gel-like. That's why called semi-fluid. You can also write gel-like. Okay, it is a semi-fluid or gel-like mass of protoplasm. ठीक, अब क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इट इज अ सेमी फ्लूइड और जेल लाइक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। याद करो, प्रोटोप्लाज्म हमने टर्मिनोलॉजी के तौर पे किस तौर पे यूज किया था या किस तरह से यूज किया था? तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला सब कुछ मिलके बनता है सेल का प्रोटोप्लाज्म। तो जब बात यूकैरियोटिक सेल की है तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या? देखो, जब बात यूकैरियोटिक सेल की है तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है ये साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल मींस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो हम यहां किसको डिफाइन कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म को। तो फिर यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आगे? लॉजिक लगाओ, इट इज अ सेमी फ्लूइड और जेल लाइक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग मतलब किसको निकाल दिया जाए? न्यूक्लियस। अब इसको ठीक से समझो कि प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम न्यूक्लियस निकाल दें तो बचा हुआ जो मास है प्रोटोप्लाज्म का, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। देखो, प्रोटोप्लाज्म अगर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस है तो साइटोप्लाज्म क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस हुआ ना, राइट? दैट्स व्हाई द सेम थिंग हियर कि इट इज अ सेमी फ्लूइड और जेल लाइक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग का मतलब विदाउट न्यूक्लियस। इज इट ओके? नाउ अगर प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस ना कंसीडर किया जाए तो बचा हुआ मास साइटोप्लाज्म है, तो फिर साइटोप्लाज्म में क्या क्या है? तो साइटोप्लाज्म itself is made up of what? So see, cytoplasmic matrix. Okay, मतलब fluid part of cytoplasm. Okay, and B or second thing present in cytoplasm is cell organelles. ठीक है, साइटोप्लाज्म खुद कितनी चीजों का बना है? तो साइटोप्लाज्म दो चीजों का बना है, दैट इज फर्स्ट इज cytoplasmic matrix which is nothing but a fluid portion of the cytoplasm, and second is intracellular organelles, or you can say different type of organelles like mitochondria, chloroplast, etc that lies within cytoplasm or cytoplasmic matrix. Clear? इतनी चीज समझ में आई ना? As far as cytoplasm is concerned, means cytoplasmic matrix is concerned. cytoplasmic matrix किसे कहते हैं? देखो,
साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है। साइटोप्लाज्म के अंदर के ऑर्गेनेल्स को छोड़ दे तो बचा हुआ हिस्सा क्या है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। मतलब क्लियर समझने के लिए फिर से एक बार देख लो, अगर ये सेल है तो ये हुई सेल मेम्ब्रेन, राइट। सपोज करो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये लाइसोसोम्स है, ये वैक्यूल्स है और ये कोई क्लोरोप्लास्ट है, तो ये कौन हुए, ये सब क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सब कौन हुए, ऑर्गेनेल्स, राइट। न्यूक्लियस को हटा दो तो बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें से इन ऑर्गेनेल्स को हटा दो, ठीक है ना, इन ऑर्गेनेल्स को अगर हम हटा दें तो बचा हुआ क्या है, ये फ्लूइड है ना, दिस फ्लूइड पार्ट। तो ये जो फ्लूइड पार्ट है डॉट डॉट में रिप्रेजेंटेड, ये फ्लूइड पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इज इट ओके? और ये जो फ्लूइड पार्ट है या ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है इज अ क्रिस्टलो कोलॉइडल इन नेचर। ओके, क्या लिखा है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स मींस फ्लूइड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज बाय नेचर क्रिस्टलो कोलॉइडल। थोड़ा सा याद करो फिर से एक बार प्रीवियस क्लासेस का डिस्कशन, जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म डिस्क्राइब किया था तब भी हमने ये वर्ड यूज किया था, क्रिस्टलो कोलॉइडल। अगर याद आ रहा हो तो ये याद आना चाहिए कि हमने वहां कहा था कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट्स, ठीक है ना, दो तरह के होते हैं, या तो कंप्लीटली सोल्यूबल या फिर इनसोल्यूबल और पार्शियली सोल्यूबल। मतलब कुछ अमाउंट में सोल्यूबल और कुछ अमाउंट में इनसोल्यूबल। तो जो चीजें, जो भी कंपोनेंट्स पूरी तरह से सोल्यूबल है, पूरी तरह से घुल सकते हैं, उन्हें क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं, बोला था। और जो सोल्यूबल नहीं है, जो इनसोल्यूबल या पार्शियली सोल्यूबल है, उन्हें कोलॉइड्स कहते हैं, पढ़ा था। तो क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स मतलब सोल्यूबल चीजें एज वेल एज इनसोल्यूबल चीजें एक साथ प्रेजेंट होती हैं, कहां, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। इसलिए इस सेंटेंस को अब पढ़ो, क्या लिखा है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज अ क्रिस्टलो-कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स और क्रिस्टलो-कोलॉइडल इन नेचर, ओके, एंड इट्स peripheral part is gel-like, while central part or inner part is solution-like। ठीक से फिर से एक बार पढ़ो, इस नीचे के पार्ट में क्या लिखा है कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का जो बाहरी हिस्सा है या पेरिफेरल हिस्सा है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे वाला पेरिफेरल, ओके, मतलब अगर हम यहाँ पे विजुअली शो करें तो इफ इट इज अ सेल देन दिस पार्ट इज पेरिफेरल, ओके, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, तो ये ब्लू डॉट्स वाला रीजन क्या है, पेरिफेरल, और ये जो अंदर की तरफ है रेड डॉट्स में जो शोन किया है, ये क्या है, इनर या सेंट्रल। तो ये भी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है और ये भी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, लेकिन ये बाहर वाला पेरिफेरल हिस्सा कैसा है, बाय नेचर और बाय स्ट्रक्चर जेली लाइक और मोर विस्कस, ज्यादा थिक, ज्यादा गाढ़ा। विस्कस मतलब तो समझते होंगे, नहीं समझते तो गाढ़ापन जो होता है, गाढ़ापन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। जैसे
ऑयल पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, तो हम कहते हैं कि ऑयल इज मोर विस्कस देन वाटर, राइट? सो दिस इज व्हाट द थिंग इज. आउटर और पेरिफेरल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स is gel like or more viscous by nature, and inner or central part of the cytoplasmic matrix is solution like, मतलब more like a water और से less viscous. यही फर्क है, बस यही यहाँ पे लिखा है कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का पेरिफेरल पार्ट इज जेल लाइक while central part और inner part is solution like. तो फिर इसको कुछ नाम दिया जाता है, टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, ठीक है? जो जेल लाइक पेरिफेरल पार्ट है, ठीक, जेल लाइक पेरिफेरल पार्ट मतलब मोर विस्कस रीजन जो है बाहरी हिस्सा, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा जेल. और बाहर है इसलिए एक्टोप्लास्ट. ध्यान से देखो क्या लिखा है यहाँ पे और लोकेशन को भी समझो. ओके, बाहर वाला या पेरीफेरी में प्रेजेंट जेल लाइक साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो कि ज्यादा विस्कस है या विस्कोसिटी ज्यादा है, इट इज कॉल्ड प्लाज्मा जेल और एक्टोप्लास्ट. जबकि जो अंदर वाला हिस्सा है, इनर पार्ट, वो कैसा है? सॉल्यूशन लाइक या फिर विस्कोसिटी में पेरिफेरल पार्ट से कम विस्कस, ज्यादा वाटर लाइक. इसको हम कहते हैं प्लाज्मा सोल या फिर एंडोप्लास्ट. जस्ट हैव अ लुक एट दीस टू टर्म्स. प्लाज्मा जेल plus plasma soul is equal to cytoplasmic matrix as a whole. ठीक है ना? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, पेरिफेरल एंड सेंट्रल. पेरिफेरल हिस्सा कैसा है? जेल लाइक मोर विस्कस कॉल्ड प्लाज्मा जेल और एक्टोप्लास्ट. एंड सेंट्रल हिस्सा कैसा है? सॉल्यूशन लाइक और ज्यादा थिन या लेस विस्कस, उसे कहते हैं एंडोप्लास्ट या प्लाज्मा सोल. तो तुम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को एज अ होल क्या कहोगे? इट इज अ सम टोटल ऑफ प्लाज्मा जेल पेरिफेरल प्लस प्लाज्मा सोल इनर और एक्टोप्लास्ट एंड एंडोप्लास्ट. ओके, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग फॉर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, द फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट? साइटोप्लाज्म, राइट? Now one more thing, in eukaryotes cytoplasmic matrix or cytoplasm, okay, just avoid the confusion. In eukaryotes cytoplasm shows continuous movement. ओके, ये पॉइंट पहले भी गया है हमारे डिस्कशन में, फिर भी लेकिन क्योंकि हम स्पेसिफिकली साइटोप्लाज्म डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इट इज वेरी मच नीडेड टू बी डिस्क्राइब्ड वंस अगेन कि इन यूकैरियोट्स साइटोप्लाज्म शोज अ कंटीन्यूअस मूवमेंट, ओके, कॉल्ड एज, याद आया क्या? आना चाहिए. इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस. याद करो, दो जगह पे ये टर्मिनोलॉजी गई है. पहला जब हम प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म डिस्क्राइब कर रहे थे तब, और दूसरा दूसरा डिफरेंस बिटवीन में, और तीसरी बार अभी. ठीक,
क्या पढ़ा था हमने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस इज अ फिनोमिनन ऑफ continuous movement of cytoplasm and it is absent completely from prokaryotes or prokaryotic cells. Cytoplasm do not show any kind of movement or cytoplasmic streaming is absent in them, but in eukaryotes cytoplasm is in the state of continuous movement. Okay, random movement is what you call cytoplasmic streaming is present in eukaryotic cells cytoplasm. Getting the thing? This is one more important fact, and question wise also it is a very important thing to know. Okay, now हम अभी तक ऑर्गेनेल्स पे बढ़े ही नहीं है. देखो फिर से एक बार सीक्वेंस को समझो. We are studying about cytoplasm of the eukaryotic cell and we said कि cytoplasm is a semi-fluid gel-like mass of protoplasm excluding nucleus and it has two components in it, cytoplasmic matrix and cellular organelles. As far as cytoplasmic matrix is concerned, we said that cytoplasmic matrix is a crystallocolloidal complex where some materials are present as crystalloids, means soluble form, and others are present as colloids, means either partially soluble or insoluble form, right? Then we said कि as far as appearance is concerned, the cytoplasmic matrix at the periphery is gel-like called plasmasome or ectoplast, and central part is solution-like called plasmasome or endoplast, right? Plasma gel or ectoplast, plasmasome or endoplast. Then we are saying what? The cytoplasmic streaming is present in a cytoplasm of a eukaryotic cell where cytoplasm shows continuous movement. Then there are some other things to mention about cytoplasmic matrix, like cytoplasmic matrix contains different solutes required for cellular activities. Cellular activities का मतलब different type of chemical reactions that occur inside the cell requires different type of chemicals or different type of materials, solutes. तो where they are present, just apply the logic. कहाँ प्रेजेंट होंगे वो केमिकल्स जो सेल की अलग अलग एक्टिविटीज के लिए लगते हैं? सेल में. तो सेल में कहाँ? फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसको हम फिलहाल डिस्क्राइब कर रहे हैं. क्या लिखा है? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कंटेन्स डिफरेंट सोल्यूट्स और डिफरेंट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज. लाइक कुछ नाम हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि sugars, amino acids, okay, nitrogen bases, उसके बाद different type के mineral ions, okay, even dissolved gases, etc. ठीक. अब इनमें से कुछ आपको पता होंगे, कुछ नहीं होंगे. Don't worry, they will come in future in our discussion, no doubt. Sugars मतलब जैसे आपने नाम सुने होंगे वही नाम हम यहाँ यूज करते हैं. ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है. ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब शुगर्स के प्रकार जो सेल में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम करेंगे. तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में कहाँ? उसके फ्लूइड पार्ट में, मतलब मैट्रिक्स में. फिर अमीनो एसिड्स, ये तो पक्का पता होंगे. जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन को बनाने के लिए कौन चाहिए? अमीनो एसिड्स. तो प्रोटीन
बनाने के लिए रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। नाइट्रोजन बेसिस, आपने डीएनए आरएनए ये नाम तो पक्के सुने हैं। तो डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स हैं। तो इनको बनाने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन बेसिस टाइप के कंपाउंड्स चाहिए। नाइट्रोजन बेसिस जैसे कि एटलीस्ट नाम होंगे तुमको प्रीवियस क्लासेस में, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये जो नाम है ना मैं ले रहा हूँ अभी, अगर नए हैं तुम्हारे लिए तो डोंट वरी, बायोमोलिक्यूल्स में ये सब आएंगे तब हम पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अगर सुन रखे तो इट्स गुड कि ये जो एडेनिन, गुआनिन वगैरह टाइप के नाइट्रोजन बेसिस है ये डीएनए और आरएनए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए। तो ये सारा रॉ मटेरियल जो है ये किधर मिलेगा? जो सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, जो सेल को अलग अलग चीजों को बनाने के लिए चाहिए, वो सब का सब मिलेगा साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म मतलब कहाँ से? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ लिखी है कि भाई साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो होता है it contains all the different nutrients, all the different solutes and materials required for different cellular activities or different reactions going on in a cell. Okay. Additionally हम एक और चीज यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म के लिए मेंशन कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स acts as a site for various metabolic reactions occurring within cell. एग्जाम्पल जो तुमको पता है वही लेते हैं, हालांकि ये सिंगल एग्जाम्पल नहीं है उस केमिकल रिएक्शन का जो साइटोप्लाज्म में हमको होती हुई दिखती है, लेकिन फिर भी तुमको जो पता है उसको हम पहले ले तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। जैसे ये नाम तुमको डेफिनेटली पता है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में या फिर हम कहें प्रीवियस क्लास में ही 10th में एज अ टर्मिनोलॉजी तो एटलीस्ट ये थी ही। ग्लाइकोलाइसिस थोड़ा याद करो तो याद आ जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस एक तरह का मेटाबॉलिक साइकिल नहीं बोलेंगे हम, मेटाबॉलिक पाथवे है जो ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कैरी आउट होता है। कहाँ कैरी आउट होता है? सेल में। लेकिन सेल में तो कई सारी लोकेशंस है ना, सेल में एक चीज थोड़ी ना है, सेल में सेल वॉल है, सेल में सेल मेम्ब्रेन है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल में क्लोरोप्लास्ट है अगर प्लांट की है तो, सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, तो फिर कहाँ है ना? ये बात भी तो जानना जरूरी है कि भाई कोई पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल में होती है, इतना बोलने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। सेल में होती है तो सेल में कहाँ होती है? तो जहां तक ग्लाइकोलाइसिस इस मेटाबॉलिक पाथवे का प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस नाम का मेटाबॉलिक पाथवे पूरी तरह से कहाँ कंप्लीट होता है? साइटोप्लाज्म में, या हम कहें साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, इन दो पॉइंट्स को जोड़ो। एक तरफ हम क्या कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कंटेन डिफरेंट सोल्यूट्स मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज, और दूसरे पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं कि इट इज अ साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब सेलुलर एक्टिविटीज लाइक ग्लाइकोलाइसिस। तो दोनों को जोड़ो, कॉन्सेप्ट बना कि ग्लाइकोलाइसिस इस मेटाबॉलिक पाथवे की साइट साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में ग्लाइकोलाइसिस इस मेटाबॉलिक पाथवे को कैरी आउट करने के लिए रिक्वायर्ड सभी चीजें प्रेजेंट होंगी। तो ये दो पॉइंट्स you can relate, okay, by taking this particular metabolic pathway or this particular cellular activity glycolysis as an example, right? तो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं, और भी कई मेटाबॉलिक पाथवेज या मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जो कहाँ कैरी आउट होती है? साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। तो हम यही कहना चाह रहे हैं
कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या सेलुलर एक्टिविटीज कैरी आउट होती है उन सभी के लिए रिक्वायर्ड सोल्यूट्स, मिनरल्स हुए, रॉ मटेरियल्स हुए, वाटर हुआ, गैसेस हुआ, जो भी रिक्वायर्ड है, all of these things are present in cytoplasmic matrix itself, right? तो ये हुई सारी रिक्वायर्ड बातें जो हमको पता होनी चाहिए अबाउट साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब याद करो दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा था कि साइटोप्लाज्म एज अ थिंग हैज टू कंपोनेंट्स इन इट। फर्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसको इतना लंबा चौड़ा डिस्कस हम कर चुके। जो सेकंड कंपोनेंट है या जो दूसरी चीज है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, जो दूसरी चीज है ना, वो है सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स, या जिन्हें हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स या इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। ओके, और ये ऑर्गेनेल्स किसी बड़ी फैक्ट्री में प्रेजेंट अलग अलग मशीन्स की तरह है जो अलग अलग प्रकार का काम पूरा करते हैं। तो सेकेंड कंपोनेंट साइटोप्लाज्म का कौन सा है? सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। ओके, पहला था साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, दूसरा है सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स और इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। ओके, अब इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें, या हम इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं, इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनेल्स एंड स्ट्रक्चर्स। ओके, तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अलावा, मतलब फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म के अलावा, साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर्स या जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स एंड स्ट्रक्चर्स और इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। इंट्रा मतलब विद इन द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स, राइट? तो बहुत सारे हैं जो तुम ऑलरेडी नामों से तो एटलीस्ट जानते हो। अब कुछ ऐसे हो सकते हैं जो तुम बाय नेम नहीं जानते, तो हम सभी को लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको उन्हें वन बाय वन डिटेल में पढ़ना ही है। बट बिफोर वी डिस्कस देम इन डिटेल वी शुड एटलीस्ट नो देयर नेम्स, so that's why just write them one by one at least once. Okay, let's start with say endoplasmic reticulum. Okay, then Golgi complex. Okay, then lysosomes. What? Vacuoles. Okay, then you have mitochondria, plastids to be specific, chloroplast, then there are peroxisomes, okay, organelles called spirosomes, then things like flagella, cilia, okay, and even we can describe nucleus with its complete details, though nucleus is not typically considered as cellular organelle, but instead it is a separate structure. Okay, as we said that cytoplasm is nothing but a mass of protoplasm excluding nucleus. That's why we can't consider nucleus
as a cellular organelle, but instead it is a separate structure. When added with other cellular organelles and cytoplasmic matrix, forms a complete protoplasm. So what's next task for us is to describe all of them. As you can see on the board, there are 10 different structures and one additional thing called nucleus as a whole in complete details, right? But we need, before we discuss all of them in one by one in complete details, you need to focus on all the names, okay, written on this side, and you should know all of them, because this chapter means studying all of them one by one in details, right? So for this lecture, we will stop here. We will start with each organelle from next lecture. Thank you.